हेलो एवरीवन। तो कैसे आप सब? आई होप अच्छे होंगे और तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि हम लोग का इंडियन पॉलिटी का सीरीज चल रहा है, जिसमें से आज लेक्चर नंबर 5 तक हम लोग पहुंच गए हैं। पीछे वाला लेक्चर नंबर 4 तक आई होप आप लोग अच्छे से रिवीजन किए होंगे। तो आज हम लोग लेक्चर नंबर 5 तक आ गए हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं पूरा कंप्लीट भारतीय न्यायपालिका, इंटीग्रेटेड जो है एकीकृत न्यायपालिका है भारत का। तो उसके बारे में आज हम लोग पूरा डिटेल एक्सप्लेन करेंगे। कल वाला चैप्टर जो था लेक्चर नंबर 4 यानी कि पार्ट 4 जो आया था, पूरा हम लोग कार्यपालिका के बारे में डिस्कस, संसद के बारे में डिस्कस किए पूरा, यानी कि भारत का विधायिका। परसों वाला जो था पूरा कार्यपालिका, जिसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी सबको डिटेल एक्सप्लेन किए। तो आई होप पीछे वाला आप लोग वीडियो जाकर के देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट बना हुआ है, और अच्छे से रिवीजन कीजिएगा और रिकॉल करने का प्रयास कीजिएगा। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं भारतीय न्यायपालिका, जिसमें से पूरा कंप्लीट वन शॉट वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। इसमें से सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट, तो सारा पूरा डिटेल हम लोग तीनों को देखेंगे। तो आइए हम लोग, तो इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और लाइक करना ना भूलें, और वीडियो को शेयर कीजिए अधिक से अधिक। चलिए हम लोग आते हैं। आप लोग को रिकॉल करना है, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे आप लोग को रिकॉल करते जाना है। तो क्या देखेंगे? चैप्टर भारतीय न्यायपालिका, इंडियन जुडिशरी। क्या है? भारतीय न्यायपालिका, इंडियन जुडिशरी। इसका सबसे पहले हम लोग परिचय देखेंगे। फिर भारतीय न्यायपालिका क्या है, इसका क्या उद्देश्य है, इसकी विशेषता देखेंगे। फिर इसका संरचना देखेंगे। फिर देखेंगे सुप्रीम कोर्ट, पूरा डिटेल एक्सप्लेन करेंगे। फिर हाई कोर्ट पूरा डिटेल एक्सप्लेन करेंगे। फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पूरा डिटेल एक्सप्लेन करेंगे। और पूरा जो भारतीय न्यायपालिका है उसका हिस्ट्री क्या था, उसका इतिहास देखेंगे। फिर जो बचेगा लास्ट में उसे हम लोग कवर कर लेंगे। तो भारतीय न्यायपालिका, जैसे कि भाग भारतीय न्यायपालिका भाग किसमें है? भाग 5 में, यानी कि भारतीय न्यायपालिका दो दो भाग में, एक भाग 5 में है, भाग 5 में है जहां पे सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताया गया है। और आर्टिकल कहां से कहां तक है इसमें? आपका 124 से लेकर के 147 तक। फिर क्या है? भाग 6 है। भाग 6 में क्या है? उसमें दिया गया है, भाग 6 में क्या दिया है? तो भाग 6 में हाई कोर्ट के बारे में दिया है। क्या है? हाई कोर्ट के बारे में, जो आर्टिकल 214 से लेकर के आर्टिकल 232 तक है। आर्टिकल 232 को हटा दिया गया है वर्तमान में, यानी कि 231 तक हम लोग मान सकते हैं। फिर भाग 6 में ही क्या है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, यानी कि अधीनस्थ न्यायालय। आर्टिकल 233 से लेकर के आर्टिकल 237 तक दिया गया है अधीनस्थ न्यायालय के बारे में। अगर सवाल पूछा जाए भारतीय न्यायपालिका कितने भागों में बटा हुआ है? 2 भाग में। भाग 5 में सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 124 से 147 तक। भाग 6 में हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। हाई कोर्ट 214 से 232 तक, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट 233 से 237 तक। अब हम लोग देखते हैं कि भारतीय न्यायपालिका है क्या। अगर इंट्रोडक्शन लिखना हो तो कैसे लिखेंगे हम लोग? तो भारतीय न्यायपालिका एक स्वतंत्र, क्या? एक स्वतंत्र, निष्पक्ष निष्पक्ष और एकीकृत कानूनी प्रणाली है। कैसा? कानूनी प्रणाली है। यह देश में कानून, क्या? देश में कानून का शासन स्थापित करती है, तथा लोकतंत्र के 3 स्तंभ, क्या क्या? कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। तो तीनों स्तंभों में से एक है आपका न्यायपालिका भी। चौथा स्तंभ मान लिया जाता है मीडिया को। इसका जो मुख्य कार्य है, इसका जो मुख्य काम है, क्या है? कानूनों की व्याख्या करना। आप लोग बताइए कार्यपालिका का काम क्या है? कानून का, और कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका कानून बनाना। कार्यपालिका कानून बनाएगी, विधायिका कानून को लागू करेगी, और कानून को संविधान के अनुसार व्याख्या करने का अधिकार किसके पास है? तो भारतीय न्यायपालिका के पास। इसका मुख्य कार्य क्या है? कानूनों की व्याख्या करना, किसके अनुसार? संविधान के अनुसार। और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना।
नागरिकों के जो अधिकार है जैसे कि फंडामेंटल राइट, उसका अधिकारों की रक्षा कौन करता है? भारतीय न्यायपालिका। तथा जितना विवादों का निपटारा करना है वो कौन करता है? भारतीय न्यायपालिका। तो भारतीय न्यायपालिका भाग 5 में सुप्रीम कोर्ट 124 से 147, भाग 6 में हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। हाई कोर्ट 214 से 232 और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट 233 से 237। भारतीय न्यायपालिका एक स्वतंत्र, निष्पक्ष और एकीकृत कानूनी प्रणाली है। यह देश में कानून का शासन स्थापित करती है तथा लोकतंत्र के तीनों स्तंभों में से एक है। इसका मुख्य काम क्या है? कानूनों की व्याख्या करना संविधान के अनुसार तथा नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना तथा विवादों का निपटारा करना। तो ये हम लोग का इंट्रोडक्शन हुआ भारतीय न्यायपालिका को। पूरा डिटेल से एक्सप्लेन करके, पूरा डिटेल से एकदम ध्यान से आप लोग सुनते जाइए और रिकॉल करते जाइए। चलिए ऐमे छोड़ देंगे, आते हैं आप। चलिए आप लोग बताइए फटाफट, भारतीय न्यायपालिका कितने भागों में बटा हुआ है? भाग 5। हाँ, भाग 5 में क्या है? सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल कितना से कितना 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 214 से 232। ठीक है, आगे बताइए। भाग एक और क्या है? भाग 6। भाग 6 में क्या है? हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। हाई कोर्ट कितना से कितना, सॉरी उल्टा बोल दिया। सुप्रीम कोर्ट 124 से 147, हाई कोर्ट 214 से 232 और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कितना 233 से 237। चलिए ठीक है। भारतीय न्यायपालिका कैसा है? एकीकृत न्यायपालिका है। ये नागरिकों की सुरक्षा प्रदान करता है। अब हम लोग इसका उद्देश्य देखते हैं। क्या भारतीय न्यायपालिका का उद्देश्य क्या करता है? संविधान की रक्षा करता है। इसका काम क्या है? संविधान की रक्षा करना, संविधान की रक्षा करना। फंडामेंटल राइट का संरक्षण होता है, फंडामेंटल राइट का संरक्षक होता है। कानून का शासन बनाए रखना, कानून का शासन बनाए रखना। विवादों का शांतिपूर्ण समाधान करना, जैसे कि केंद्र राज्य के बीच विवाद हो गया, दो राज्यों के बीच विवाद हो गया, स्टेट स्टेट हो गया, केंद्र राज्य एक साथ हो गया और एक राज्य अलग हो गया, ये सबका विवाद कौन सुलझाएगा? तो न्यायपालिका। और न्याय की सुलभता करना, यानी कि कमजोर से कमजोर वर्गों तक अच्छा और न्यायपूर्ण न्याय पहुंचाना। तो क्या है? संविधान का रक्षा करता है, फंडामेंटल राइट का संरक्षण है, कानून का शासन बनाए रखता है, विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से समाधान करता है और न्याय की सुलभता प्रदान करता है। इसकी विशेषता क्या है? तो ये स्वतंत्र न्यायपालिका है। क्या है? इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। कैसे? ये लोकसभा, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यपालिका और विधायिका से ये स्वतंत्र है, इसलिए ये कैसा है? स्वतंत्र न्यायपालिका। और क्या है? एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है, यानी कि इंटीग्रेटेड जुडिशरी सिस्टम है। कैसा? इंटीग्रेटेड जुडिशरी सिस्टम है, यानी कि जैसे कि सुप्रीम कोर्ट एकीकृत न्यायिक व्यवस्था, हायरार्की, पहले सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, इसलिए क्या? एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है। न्यायालय के पास न्यायिक समीक्षा की शक्ति है। न्यायिक यानी कि जुडिशियल रिव्यू कर सकता है। कैसे कर सकता है? जैसे कि कोई भी कानून बना है तो उसको जांच सकता है कि कानून सही है या नहीं है, तो न्यायपालिका के पास शक्ति है कि उसे जांच सकता है। अभिलेख न्यायालय यानी कि कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का भी इसके पास शक्ति है। कैसे? यानी कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, अधीनस्थ न्यायालय में जितना भी फैसला होता है उसे लिखित रूप में संरक्षित रखता है, उसे सुरक्षित रखता है। तो क्या है? अभिलेख न्यायालय। फिर क्या है इसकी विशेषता? जनहित याचिका, यानी कि आम लोगों के पास दरवाजा खुल जाता है ये न्यायपालिका के लिए। जनहित याचिका यानी कि पब्लिकों के साथ, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, PIL भी जिसे हम लोग बोलते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। इसका उद्देश्य क्या है? संविधान की रक्षा करना, फंडामेंटल राइट का संरक्षण होता है, कानून का शासन बनाए रखता है, विवादों का शांतिपूर्ण तरीके से समाधान करता है, न्याय की सुलभता प्रदान करता है। इसकी विशेषता में स्वतंत्र न्यायपालिका, एकीकृत न्यायपालिका है, न्यायिक समीक्षा की शक्ति है, अभिलेख न्यायालय है, जनहित याचिका, मतलब कि सबके लिए दरवाजा खुला हुआ है। अब आते हैं हम लोग भारतीय न्यायपालिका का इतिहास। क्या? भारतीय न्यायपालिका का इतिहास। प्राचीन काल में क्या? प्राचीन काल में देखते हैं हम लोग, तो प्राचीन काल में मनुस्मृति इसका जो कानूनी ग्रंथ था, मनुस्मृति,
नारद स्मृति अर्थशास्त्र, कौटिल्य का अर्थशास्त्र में जिक्र था कानून व्यवस्था का। बृहस्पति स्मृति के अनुसार जो हायरार्की बना था, जैसे कि मुख्य न्यायाधीश को प्रड विवाक बोलते थे। क्या बोलते हैं? प्रड विवाक, मुख्य न्यायाधीश को। उसके नीचे होता था पुग, जो स्थानीय परिषद कहलाता है। आज का जो स्थानीय परिषद पुग कहलाता था। उसके नीचे होता था कुल, जो सबसे निचला स्तर होता था, पारिवारिक देखरेख करता था, पारिवारिक मामला को देखता था। और यहाँ का जो सर्वोच्च न्यायिक पदाधिकारी होता था, सर्वोच्च न्यायिक पदाधिकारी वो कौन होता था? वो राजा होता था। कौन? राजा। फिर मध्यकाल में आते हैं, तो मध्यकाल में जो कानून का चलता था वो इस्लामिक कानून के अनुसार चलता था, इस्लामिक शरीयत पर आधारित था। और जो सबसे मेन था, तो सर्वोच्च न्यायिक अधिकारी जो था वो राजा था, और जो उसके नीचे था काजी, जो न्यायाधीश था। तो राजा को बोल सकते हैं सीजीआई यानी कि मुख्य न्यायाधीश, और इसे क्या बोलेंगे? काजी। अन्य न्यायाधीश में काजी था। आधुनिक काल में इतिहास हम लोग देखते हैं, तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट 1773 अधिनियम के तहत 1774 में कलकत्ता में सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, जिसका मुख्य न्यायाधीश एलिजा एम्पे थी। 1773 अधिनियम के तहत सबसे पहले कलकत्ता में, कहाँ पे? कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, जिसका मुख्य न्यायाधीश एलिजा एम्पे थे, और 3 अन्य न्यायाधीश था, लिमस्टेर, हाइट और चेम्बरले। 3 अन्य न्यायाधीश भी था उसमें। फिर क्या हुआ? 1800 में बम्बई में सुप्रीम कोर्ट स्थापित कर दिया, और 1823 ईस्वी में मद्रास में भी सुप्रीम कोर्ट स्थापित कर दिया। तो 1773 अधिनियम के तहत 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट स्थापित कर दिया, जिसका मुख्य न्यायाधीश एलिजा एम्पे थी। फिर 1800 में बम्बई में और 1823 में मद्रास में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कर दी। फिर क्या हुआ? ये सब जितना सुप्रीम कोर्ट था उसे हटा करके 1861 में एक अधिनियम पारित किया, इंडियन हाई कोर्ट अधिनियम 1861। क्या? इंडियन हाई कोर्ट अधिनियम 1861 पारित किया। और जितना भी पुराने सुप्रीम कोर्ट थे, जैसे कि कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास, सबको हटा करके 1862 में, कब? 1862 में कलकत्ता में, बॉम्बे में और मद्रास में, कलकत्ता में, बॉम्बे में और मद्रास में हाई कोर्ट की स्थापना की। तो सवाल पूछा जा सकता है कि कब, जितना भी पहले जो सुप्रीम कोर्ट था, सुप्रीम कोर्ट को हटा करके कब हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी? तो 1862 में, 1861 में एक्ट पारित करके 1862 में हाई कोर्ट, कलकत्ता में भी, बम्बई में भी और मद्रास में भी। फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया, आज का जो वर्तमान का हम लोग सुप्रीम कोर्ट देखते हैं, हाई कोर्ट देखते हैं, उसका स्थापना कब हुआ था? तो 1935 अधिनियम के तहत। कब? 1935 अधिनियम के तहत दिल्ली में हुआ था, फेडरल कोर्ट के नाम से, इसे संघीय न्यायालय कहते थे। क्या? 1935 अधिनियम के तहत दिल्ली में फेडरल कोर्ट के नाम से, जिसे संघीय न्यायालय कहते हैं, जो आज का यानी कि वर्तमान का सुप्रीम कोर्ट है, उसकी स्थापना 1937 में हुई थी, 1935 अधिनियम के तहत। उसमें जो फैसला लिया जाता था वो लंदन के प्रीवी काउंसिल में लिया जाता था, वहां पे जाकर के अपील की जाती थी। तो देख लिए, आज का वर्तमान का जो सुप्रीम कोर्ट है, उसकी स्थापना कब हुई थी? 1937 में। कहाँ हुई थी? दिल्ली में। किस अधिनियम के तहत हुई थी? 1935 अधिनियम के तहत। नाम क्या था? फेडरल कोर्ट, संघीय न्यायालय। अब हम लोग देखते हैं स्वतंत्रता के बाद, यानी कि जब 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हो गया, उस टाइम आज का जो सुप्रीम कोर्ट है, जैसे कि पहले उस टाइम क्या था? फेडरल कोर्ट था। क्या था पहले उसे फेडरल कोर्ट कहते थे, और प्रीवी पहले प्रीवी काउंसिल, क्या था? प्रीवी काउंसिल और फेडरल कोर्ट, उसकी व्यवस्था समाप्त करके आज का जो वर्तमान सुप्रीम कोर्ट है उसका नाम रखा गया 28 जनवरी। कब? 28 जनवरी 1950 को आज का सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी।
तो पहले क्या नाम था? फेडरल कोर्ट और प्रिवी काउंसिल। तो पहले मुख्य न्यायाधीश कौन बने? 28 जनवरी 1950 का जब सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हो गया तो पहले मुख्य न्यायाधीश हरिलाल हरिलाल जे कन्या, हरिलाल जे कन्या। फिर 1980 में, कब? 1980 में जनहित याचिका PIL की शुरुआत हुई। कब हुई थी? 1980 में। तो चलिए हम सवाल पूछते हैं कि आज का जो वर्तमान का सुप्रीम कोर्ट है उसकी स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई थी? किसके तहत? 1935 के तहत। कब हुई थी? 1937 में। कहाँ हुई थी? दिल्ली में। दिल्ली में। तो आज का जो सुप्रीम कोर्ट है उसका नाम बदलकर कब, उसका नाम चेंज कब किया गया? तो 28 जनवरी 1950 को। पहले क्या नाम था? प्रिवी काउंसिल और फेडरल कोर्ट। पहले क्या नाम था? प्रिवी काउंसिल और फेडरल कोर्ट। पहले मुख्य न्यायाधीश कौन बने? हरिलाल जे कन्या, हरिलाल जे कन्या। जनहित याचिका की शुरुआत कब हुई? 1980 में। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अभी स्टार्ट नहीं हुआ सुप्रीम कोर्ट, अभी तो हिस्ट्री वगैरह से सब बहुत डिटेल से एक्सप्लेन करें और अच्छे से कर रहे हैं ताकि कोई भी सवाल इससे बाहर ना जाए। इतना अच्छा से मतलब रिवीजन कर लेंगे कि कोई भी सवाल बाहर ना जाए। आप वीडियो को पॉज करके आप लोग इसे नोट भी कर सकते हैं अगर नोट करना चाहते हैं तो। अगर नहीं करना चाहते हैं तो वीडियो को 2-3 बार देखिए और रिवीजन कीजिए। याद है? नहीं बोले थे ना 10 क्लास में लगभग 10, 8, 9 या 10 क्लास में इसे पूरा पूरा पॉलिटी कंप्लीट करवा देंगे पूरा। चलिए आते हैं हम लोग तो न्यायपालिका की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ जुडिशरी क्या है? भारतीय न्यायपालिका पिरामिड आकार की है। कैसे? सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे उच्च न्यायालय हाई कोर्ट और सबसे नीचे अधीनस्थ न्यायालय जिसे जिला न्यायालय भी कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। चलिए सुप्रीम कोर्ट के बारे में देखते हैं। ये भारत का अंतिम अपीलीय न्यायालय। सुप्रीम कोर्ट भारत का अंतिम अपीलीय न्यायालय है। तो सुप्रीम कोर्ट का स्थान अभी वर्तमान में कहाँ है? दिल्ली में। भारत का जो मुख्य न्यायाधीश है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अगर वो चाहे तो राष्ट्रपति के सलाह पर, राष्ट्रपति की अनुमति पर भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट को कहीं और भी स्थापित कर सकता है या कहीं भी सुप्रीम कोर्ट की बैठकें बुला सकता है। कौन? CJI। किसके कहने पर? भारत के राष्ट्रपति के कहने पर, सलाह पर। सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है वो सभी न्यायालय के लिए बाध्यकारी होता है। सुप्रीम कोर्ट जो अगर निर्णय ले लेंगे उसका जितना भी नीचे वाला अधीनस्थ न्यायालय हाई कोर्ट है सबके लिए बाध्यकारी होता है। सुप्रीम कोर्ट की संरचना अगर देखें वर्तमान में तो एक CJI है यानी कि एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश। तो टोटल अभी कितना है? 34। 31 था, 2019 में संशोधन करके कर दिया गया 34। अब जो संविधान जिस टाइम लागू हुआ था उस टाइम मूलतः 8 था, एक मुख्य न्यायाधीश था और 7 अन्य न्यायाधीश था। तो अब देखते हैं हम लोग हाई कोर्ट के बारे में। ये राज्यों और यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश के स्तर पर सर्वोच्च न्यायिक निकाय कौन है? हाई कोर्ट। ये अधीनस्थ न्यायालय की अपील सुनता है। और अधीनस्थ न्यायालय क्या? ये तहसील लेवल पर, कहाँ? तहसील या जिला लेवल पर या सब डिवीजन स्तर पर काम करता है। कौन? अधीनस्थ न्यायालय। चलिए हम लोग देख लिए। बताइए भारतीय न्यायपालिका कौन सा आकार का है? तो पिरामिड आकार का। कैसा? पिरामिड आकार का। सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट क्या है? देश का अंतिम न्यायालय किसे बोलते हैं? सुप्रीम कोर्ट का। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश का अंतिम न्यायालय कौन है? राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश स्तर पर जो न्यायालय है उसे क्या बोलते हैं? हाई कोर्ट। और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो न्यायालय है उसे क्या बोलते हैं? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो देखें अब ये चीज को ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना? पूरा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूरा अच्छे से ध्यान से समझना है एक एक चीज को। क्या है कॉलेजियम प्रणाली? सबसे पहले देखते हैं कॉलेजियम प्रणाली होता क्या है। तो ये सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति एवं
तबादला, न्यायाधीशों की अगर नियुक्ति करना हो, उसका तबादला करना हो, ट्रांसफर करना हो, स्थानांतरित करना हो, की व्यवस्था करता है कौन? कोलेजियम प्रणाली। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में अगर नामों का जो निर्देश देता है किसके तहत होता है? कोलेजियम प्रणाली नाम निर्दिष्ट करता है, नाम का सिफारिश करता है कौन? कोलेजियम प्रणाली। ध्यान दीजिएगा, कोलेजियम प्रणाली का जो उल्लेख है वो संविधान में नहीं है। कोलेजियम प्रणाली का उल्लेख संविधान में नहीं है, तो कहाँ है? तो सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसलों से इसका विकास हुआ है। कोलेजियम प्रणाली का उल्लेख संविधान में नहीं है, इसका विकास सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसलों से हुआ है। इसलिए कोलेजियम प्रणाली को जजेज केसेस भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? जजेज केसेस भी कहते हैं। तो कोलेजियम प्रणाली की स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं। क्या देखते हैं? संरचना क्या है? एक है सुप्रीम कोर्ट में क्या है, और एक हाई कोर्ट में कोलेजियम प्रणाली का क्या संरचना है। तो सुप्रीम कोर्ट में एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि एक मुख्य न्यायाधीश होंगे और 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे, सीनियर मोस्ट जजेस होंगे। क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट का कोलेजियम प्रणाली, एक सीजीआई और 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश यानी कि सीनियर मोस्ट जजेस। और हाई कोर्ट के कोलेजियम प्रणाली में क्या इसका संरचना है? तो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, ध्यान से सुनिएगा, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश प्लस उसमें 2 अन्य न्यायाधीश होंगे। हाई कोर्ट के 2 अन्य न्यायाधीश होंगे। कौन? वरिष्ठतम न्यायाधीश। तो जो सीजीआई है यानी कि सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम प्रणाली है, ये सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति और हाई कोर्ट के जजों की ट्रांसफर की सिफारिश करता है। ये जो कोलेजियम प्रणाली है सुप्रीम कोर्ट का, उसका काम क्या है? तो सुप्रीम कोर्ट के जो जजों की नियुक्ति होगा उसका नाम की सिफारिश करना, पहली बात। और हाई कोर्ट में जो जज है, हाई कोर्ट में जज है, उसकी ट्रांसफर की व्यवस्था करना कौन करता है? तो सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम प्रणाली का ये काम है। कितना है? एक सीजीआई और 4 वरिष्ठतम यानी कि 4 सीनियर मोस्ट जजेस है सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम प्रणाली में। अब हम लोग देखते हैं हाई कोर्ट के कोलेजियम प्रणाली का काम क्या है। तो ये हाई कोर्ट के जजों के नाम की सिफारिश करेगा, उसके बाद कहां भेजता है? सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम प्रणाली के पास भेजता है। इसका काम क्या है? हाई कोर्ट के जो जज, हाई कोर्ट में जो जज जाएंगे उसके नाम की सिफारिश, जहां भी जज की नियुक्ति होगा सबसे पहले नाम की सिफारिश कौन करेंगे? कोलेजियम प्रणाली के तहत ही किया जाएगा। तो हाई कोर्ट में कोलेजियम प्रणाली के तहत कर दिया, फिर इस सिफारिश को कहां भेजा जाता है? सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम प्रणाली के पास। अगर पूरा हायरार्की सुनना चाहते हो तो 1 मिनट में सुना देते पहले। जैसे कि हाई कोर्ट के जज की नियुक्ति करना है तो कैसे करेंगे, तो सुनिए पहले। तो सबसे पहले कोलेजियम प्रणाली की व्यवस्था होगी। कोलेजियम प्रणाली जैसे कि इतना नाम सेलेक्ट कर दिए, जैसे 15 या 20 नाम जो भी है सेलेक्ट करके भेज देगा संबंधित राज्यों के, यानी कि जिस राज्य में हाईकोर्ट है संबंधित राज्यों के राज्य सरकार के पास, यानी कि सीएम के साथ और राज्यपाल के साथ। राज्यपाल और सीएम निर्णय लेकर के इसे भेज देंगे केंद्रीय कानून मंत्री के पास, केंद्र के कानून मंत्री के पास। केंद्र के कानून मंत्री उसे भेज देंगे जांच करने के बाद कोलेजियम प्रणाली के पास, सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम प्रणाली के पास। और फिर सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम प्रणाली अगर जांच सही पा लेते हैं तो पुनः भेजते हैं केंद्र के कानून मंत्री के पास। फिर केंद्र के कानून मंत्री प्रधानमंत्री के पास भेजते हैं, और प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा वो जजों की नियुक्ति कर दी जाती है। तो ये व्यवस्था है आपका हाई कोर्ट में। 2 बार जाता है। यहाँ पर क्या है? केंद्र सरकार एक बार कोलेजियम प्रणाली की निर्णय को पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है। केंद्र सरकार अगर दोबारा पुनर्विचार होने का मतलब दोबारा आता है तो केंद्र सरकार पुनर्विचार हेतु नहीं लौटा सकता है और अपना निर्णय देने के लिए बाध्य होगा, एक ही बार लौटा सकता है। तो हम लोग देख लिए संरचना कोलेजियम प्रणाली का। अब हम लोग आते हैं जो आपका माइंड में चल रहा होगा कि कोलेजियम प्रणाली का जन्म कब हुआ, आपका माइंड में यही चल रहा होगा तब से, बट ये सब जानना जरूरी था। अब हम लोग देख रहे हैं इतिहास। तो आर्टिकल 124 क्या बताता है?
सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति। आर्टिकल 124 को 7 उप भागों में बांटा गया है, जिसमें से योग्यता वगैरह सारा उसी में आगे हम लोग देखेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति, और आर्टिकल 227 का हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति कौन करेंगे? भारत के राष्ट्रपति साहब करेंगे। कौन? भारत के राष्ट्रपति महोदय करेंगे। किसकी? न्यायाधीशों की नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद करेंगे। और इसी परामर्श शब्द से कोलेजियम का जन्म हुआ। आगे हम लोग समझाते हैं। देखिए क्या है कोलेजियम का इतिहास, हम लोग देखते हैं। प्रथम न्यायाधीश मामला फर्स्ट जजेस केसेस 1981 में हुआ था। द्वितीय न्यायाधीश मामला सेकेंड जजेस केसेस 1993 में हुआ था। और तृतीय न्यायाधीश मामले यानी कि थर्ड जजेस केसेस 1998 में हुआ था। तो पहला 1981, दूसरा 1993, तीसरा 1998। 81, 93, 98 कोलेजियम प्रणाली 3। पहले में क्या हुआ था? पहले में बताया था सुप्रीम कोर्ट ने कि परामर्श का मतलब सहमति नहीं होगा, यानी कि जो परामर्श दिया जाएगा उसका मतलब सहमति नहीं, यानी कि एक्सेप्ट करना जरूरी नहीं है। तो जजों की नियुक्ति में सरकार की अंतिम निर्णय होती थी। पहले जजेस केसेस में क्या बोला गया था कि जज की जो नियुक्ति होगा वहां पे केंद्र सरकार जो निर्णय लेगी उसका निर्णय अंतिम माना गया था। क्या? अंतिम माना गया था। सरकार मुख्य न्यायाधीश की सलाह को खारिज कर सकती है। क्या था पहले जज केस में कि यहाँ पे जो कार्यपालिका है यानी कि सरकार, यानी कि कार्यपालिका को न्यायपालिका पर बढ़त हो गया था। सरकार कंट्रोल कर रही थी न्यायपालिका पर। तो बोले एमए कैसे छोड़ेंगे भाई? तो क्यों? क्योंकि न्यायपालिका स्वतंत्र है, भारतीय न्यायपालिका स्वतंत्र है। तो यहाँ पे क्या हुआ? कार्यपालिका का हस्तक्षेप होने लगा था। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने प्रथम न्यायाधीश मामला केस को पलट दिया। अब क्या बोल दिया कि परामर्श का मतलब सहमति नहीं है भैया, परामर्श का मतलब सहमति नहीं है। यहीं से कोलेजियम प्रणाली का जन्म हुआ, यानी कि जो निर्णय लिया जाएगा, जो नामों का जो कोलेजियम प्रणाली सिफारिश करते हैं, क्या काम था पूरा समझा दिए हैं। कोलेजियम प्रणाली का काम क्या है? जजों की नामों का सिफारिश करना और तबादला करना, ये उसका मुख्य काम है। तो परामर्श का मतलब सहमति है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले जज केसों में बता दिया कि परामर्श का मतलब सहमति नहीं है, यहाँ पर सरकार की अंतिम निर्णय लिया जाएगा और जो है मुख्य न्यायाधीश की सलाह को खारिज कर सकता है सरकार, यानी कि सरकार का डायरेक्ट रूप से न्यायपालिका पर कंट्रोल हो गया था। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने 1993 में द्वितीय जजेस केसेस में परामर्श का मतलब सहमति कर दिया और यहीं से कोलेजियम का शुरुआत हुआ था। अगर बोला जाए कोलेजियम प्रणाली की शुरुआत कब हुआ, तो द्वितीय न्यायाधीश मामला में। कब? द्वितीय न्यायाधीश मामला 1993 में शुरू हुआ था। तो उस टाइम जो था निर्णय लिया जाता था वो एक मुख्य न्यायाधीश और 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश के द्वारा। कितना? एक मुख्य न्यायाधीश और 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश के द्वारा। तृतीय न्यायाधीश मामला में कोलेजियम प्रणाली का विस्तार किया गया था। कोलेजियम प्रणाली का शुरुआत द्वितीय न्यायाधीश मामला में हुआ था, ध्यान दीजिएगा, और तृतीय न्यायाधीश मामला में विस्तार हो गया। जो आज का कोलेजियम प्रणाली है वर्तमान का, वो तृतीय न्यायाधीश मामला के तहत है। क्या हुआ था? कोलेजियम का विस्तार, आने की जो पहले एक मुख्य न्यायाधीश था और 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश था, इसमें क्या कर दिया गया? 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश हो गया। और यहाँ पर एक काम हुआ था एनजेक, नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन, नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग जो बनाया गया था। 99वां संविधान संशोधन 2014 में सरकार कोलेजियम को बदलने के लिए बनाया था। एनजेक कब बनाया था? 2014 में। इसके लिए 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किया था केंद्र सरकार ने कोलेजियम को बदलने के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसे 2015 में असंवैधानिक घोषित करते हुए इसे रद्द कर दिया गया। तो एनजेक अभी खत्म हो गया। तो चलिए आगे हम लोग सवाल कर लेते हैं थोड़ा। तो बताइए सिंपल सी बात, जो सुप्रीम कोर्ट की कोलेजियम प्रणाली है उसमें कितने मेंबर है? कितने? एक मुख्य न्यायाधीश और 4 अन्य न्यायाधीश, वरिष्ठतम 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश। और वही हाई कोर्ट में 1 2 कितना? एक मुख्य न्यायाधीश और 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश। कोलेजियम प्रणाली का शुरुआत कब हुआ था? इसका जन्म कब हुआ था? तो द्वितीय न्यायाधीश केसेस, द्वितीय न्यायाधीश मामला में। और इसका विस्तार तृतीय न्यायाधीश मामला में।
चलिए ठीक है। अब हम लोग आते हैं सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जो भाग 5 में है, कितना भाग 5 में, आर्टिकल 124 से लेकर के आर्टिकल 147 तक, आर्टिकल 124 से लेकर के 147 तक सुप्रीम कोर्ट के बारे में दिया गया है। वही हम लोग सबसे पहले देखते हैं, आर्टिकल 124 को 7 उपखंडों में बांटा गया, इसलिए आर्टिकल 124 का उपखंड भी याद रखना जरूरी है। हम बताते जाएंगे कि कौन सा आर्टिकल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आर्टिकल 124 इंपॉर्टेंट है। तो आर्टिकल 124 अगर आप उपखंड नहीं याद रख रहे हैं, बट ये सब सारा चीज किसमें दिया गया है, वो चीज को ध्यान रखना ही पड़ेगा, क्योंकि यूपीएससी में डायरेक्ट नहीं पूछता, बट पीसीएस में डायरेक्ट ये सवाल बन जाता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सुप्रीम कोर्ट का गठन। क्या देखते हैं हम लोग, सुप्रीम कोर्ट का गठन। आर्टिकल 124 खंड 1 में बताया गया है कि भारत का एक सुप्रीम कोर्ट होगा, भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश होगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा। क्या था, आर्टिकल 124 में बता दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के गठन के बारे में कि भारत का एक सुप्रीम कोर्ट होगा, यानी कि भारत के एक सर्वोच्च न्यायालय होगा, जिसमें एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि भारत के एक मुख्य न्यायाधीश भी होगा। उसमें मूलतः कितना जज था, संविधान निर्माण के टाइम 8 था, वर्तमान में 34 हो गया, एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश। फिर हम लोग आते हैं दूसरा में जो न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं और कार्यकाल, नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति। कार्यकाल कितना, 35 साल एज तक, हाई कोर्ट में 62 साल के एज तक, 35 साल के आयु तक। अगर 35 साल आयु पूर्ण हो गया तो वो रिटायर हो जाएगा, चाहे वो 62 में ज्वाइन करे, 63 में करे, 65 में करे, या फिर 40 में करे, या 35 में करे, 65 साल जैसे एज होगा रिटायर हो जाएगा। 3 में क्या है, योग्यता है। 4 में क्या है, हटाने की प्रक्रिया है। 5 में क्या है, संसद को कानून बनाने का अधिकार है। 6 में शपथ है। और 7 में सेवानिवृत्ति के बाद वकालत यानी कि प्रैक्टिस बाद में नहीं कर सकता है, रिटायर होने के बाद नहीं कर सकता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं आर्टिकल 124 के खंड 1 सुप्रीम कोर्ट का संगठन के बारे में बताया गया है कि भारत का एक सुप्रीम कोर्ट होगा, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश होगा। संसद की शक्ति क्या है, संविधान ने संसद को कानून बनाकर जजों की संख्या बढ़ाने का अधिकार है। क्या जजों की संख्या बढ़ाया जा सकता है, तो हाँ, इसके द्वारा संविधान संसद को अधिकार दिया है कि जजों की संख्या कानून बनाकर बढ़ा सकता है। कौन बढ़ाएगा, जजों की संख्या संसद बढ़ाएगा। ठीक, मूलतः यानी कि 1950 में 8 जज था, एक मुख्य न्यायाधीश, 7 अन्य न्यायाधीश। 2019 में संशोधन करके 31 से 34 कर दिया गया, और वर्तमान में अभी है 34, एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश। हम लोग देखते हैं नियुक्ति और कार्यकाल। आर्टिकल 124(2) में दिया गया अपॉइंटमेंट और टेन्योर, किसमें दिया गया, आर्टिकल 124 खंड 2 में दिया गया है। कार्यपालिका सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति और कार्यकाल। तो नियुक्ति कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति। मुख्य न्यायाधीश, अगर मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करना है तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों से परामर्श के बात करेंगे। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय द्वारा किया जाता है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों के परामर्श से। और अन्य न्यायाधीश की अगर नियुक्ति करना है तो मुख्य न्यायाधीश के परामर्श अनिवार्य है। ठीक, नियुक्ति की क्या क्या प्रक्रिया है, तो कोलेजियम में सुप्रीम कोर्ट का कोलेजियम कितना है, 1/4 ध्यान रखना है। कोलेजियम नाम की सिफारिश करेगा। उसके बाद आईबी के द्वारा, खुफिया विभाग के द्वारा इसकी जांच की जाएगी और केंद्रीय कानून मंत्री के पास भेजा जाएगा। केंद्रीय कानून मंत्री प्रधानमंत्री को भेजेंगे, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा जजों की नियुक्ति कर दी जाएगी। और हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति हाई कोर्ट के कोलेजियम प्रणाली के द्वारा यानी कि 1-2 के द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जाएगा, नाम की सिफारिश की जाएगी, फिर सीएम और राज्यपाल के पास भेजा जाएगा। सीएम और राज्यपाल केंद्रीय कानून मंत्री के पास भेजेंगे, केंद्रीय कानून मंत्री भेजेंगे सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम के पास, सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम प्रणाली पुनः भेजेंगे केंद्रीय कानून मंत्री के पास, केंद्रीय कानून मंत्री पुनः भेजेंगे प्रधानमंत्री के पास, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सलाह देंगे, राष्ट्रपति के द्वारा हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति कर दी जाएगी। कार्यकाल कितना है, 65 वर्ष आयु तक। इस्तीफा किसको दे सकते हैं,
जज अपना इस्तीफा किसको दे सकते हैं, तो राष्ट्रपति को दे सकते हैं। अब हम नियुक्ति के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं, उसके बारे में आप लोग देखिए। नियुक्ति कॉलेजियम प्रणाली के आधार पर, जैसे कि जजों की नियुक्ति, न्यायाधीशों की नियुक्ति, सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, दोनों की जो नियुक्ति कॉलेजियम प्रणाली के द्वारा राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ध्यान रखिए, सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, दोनों जजों की जो नियुक्ति या न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है वो कॉलेजियम प्रणाली के द्वारा राष्ट्रपति महोदय के द्वारा किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जो जिक्र है आर्टिकल 124 खंड 2 में, और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में आर्टिकल 117 में बताया गया। अब हम लोग देखते हैं सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की जो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होता है, यानी कि वर्तमान सीजीआई कैसे होता है उसका प्रक्रिया बताया गया है कि जो वर्तमान सीजीआई है उसका नियुक्ति कैसे होता है, मुख्य न्यायाधीश का नियुक्ति कैसे होता है। तो वर्तमान में जो सीजीआई होता है वो रिटायर होने से 1 महीना पहले, जैसे कि अभी कोई सीजीआई है मुख्य न्यायाधीश, उसका टाइम 1 मंथ पहले, यानी कि रिटायर होने से 1 मंथ पहले ही जब रिटायर होगा 1 महीना पहले ही वहां जो मतलब कि न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में जो सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश होगा उसका नाम की सिफारिश करेगा। उसका नाम की सिफारिश केंद्र सरकार के पास भेजेगा, सरकार को भेजेगा। किसके पास? केंद्र सरकार के पास। केंद्र सरकार जो केंद्रीय कानून मंत्री है इसे प्रधानमंत्री के पास भेजा जाता है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सलाह देते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा मुख्य न्यायाधीश का नियुक्ति हो जाता है। क्या प्रावधान है कि वर्तमान का जो मुख्य न्यायाधीश है वो अपना रिटायरमेंट होने से 1 महीना पूर्व तो वहां सुप्रीम कोर्ट का जो सर्वोच्च न्यायालय मतलब वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा उसकी नाम की सिफारिश केंद्रीय कानून मंत्री को देता है। केंद्रीय कानून मंत्री इसे प्रधानमंत्री को देते हैं। प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कर दी जाती है। अब अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होता है इसकी प्रक्रिया बताया गया है। सबका तो नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, इस सिंपल वर्ड में इतना ही याद रखना है, बट हम ये थोड़ा ब्रीफ में बता रहे हैं। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम के द्वारा सबसे पहले नाम की सिफारिश की जाएगी। सबसे पहले कॉलेजियम के द्वारा नाम की सिफारिश कर दी जाएगी कि इतना लोगों का नाम लिस्ट तैयार करके केंद्र के कानून मंत्री के पास भेज दिया जाएगा। वहां पर खुफिया ब्यूरो के द्वारा, इंटेलिजेंस ब्यूरो के द्वारा उसकी जांच कर दी जाएगी। उस लिस्ट की जांच होगी कि हाँ ये सही है या नहीं है। फिर जांच करने के बाद खुफिया विभाग किसको देता है? प्रधानमंत्री को देते हैं, और प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कर दी जाती है। कब की जाती है? एक प्रक्रिया है, और जब अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करती है वहां पर भारत के सीजीआई का परामर्श अनिवार्य होता है। उनके परामर्श के बिना नियुक्ति नहीं की जा सकती, वो स्टार्टिंग में हम लोग बता दिए। फिर हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति आर्टिकल 117 में बताया गया है कि हाई कोर्ट के कॉलेजियम 1+2 के द्वारा नामों का सबसे पहले निर्देश किया जाएगा। नाम निर्देश किया जाएगा, सिफारिश की जाएगी नामों का। वो नाम को राज्यों के, संबंधित राज्यों के चीफ मिनिस्टर या वहां के जो राज्यपाल है उसके पास भेजा जाता है। ठीक है, यानी कि राज्य सरकार के पास भेजा जाता है, चीफ मिनिस्टर और राज्यपाल के पास। चीफ मिनिस्टर और राज्यपाल केंद्र के कानून मंत्री के पास रिपोर्ट को ट्रांसफर कर देते हैं, और केंद्र का जो कानून मंत्री है वो सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम के पास रिपोर्ट को भेज देते हैं। उस टाइम जो कॉलेजियम बैठता है वहां पे 1 और 2 लोग बैठते हैं, एक मुख्य न्यायाधीश और 2 अन्य न्यायाधीश बैठते हैं। कब? हाई कोर्ट के न्यायाधीश की जो कॉलेजियम की व्यवस्था को जांचने के लिए वहां पे ये बैठते हैं। जब ये सही पा लेते हैं तो ये केंद्र के कानून मंत्री को भेज देते हैं। पुनः यहाँ पर केंद्र के कानून मंत्री को भेजते हैं। यहाँ जैसे कि केंद्रीय कानून मंत्री को यहाँ पर क्या है, फिर केंद्रीय कानून मंत्री प्रधानमंत्री को भेजते हैं। प्रधानमंत्री की सलाह पर हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कर दी जाती है। केंद्र सरकार एक बार कॉलेजियम के द्वारा भेजे गए रिपोर्ट को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, और पुनः जब आता है तो केंद्र सरकार को सिफारिश देना बाध्यकारी होता है, यानी कि लागू करना बाध्यकारी होता है। तो देख लिया हम लोग क्या क्या प्रोसेस था। फिर देखते हैं हम लोग आर्टिकल 124(3) में न्यायाधीशों की योग्यता के बारे में बताया है। क्या है?
भारत का नागरिक होना चाहिए। किसी हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की योग्यता, ध्यान रखिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। किसी भी हाई कोर्ट में 5 साल तक, कितना, 5 साल तक न्यायाधीश रहा हो, क्या रहा हो, 5 साल तक जज रहा हो, या यहां से क्या है, या ये सब तीनों में से एक फुलफिल करना है। ये तो मैंडेटरी है, भारत का नागरिक होना चाहिए, और ये जो 3 है उसमें से एक चीज भी फुलफिल होना चाहिए। या किसी हाई कोर्ट में 10 साल तक वकालत किया हो, क्या, किसी हाई कोर्ट में 10 साल तक अधिवक्ता रहा हो, वकील रहा हो, यानी कि 10 साल तक वह किसी भी हाई कोर्ट में वकालत किया हो, और राष्ट्रपति की नजर में प्रतिष्ठित विधिवेता हो। चौथा क्या है, राष्ट्रपति की नजर में प्रतिष्ठित विधिवेता हो। अब हम लोग देखते हैं न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया क्या है, न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया आर्टिकल 124 के 4 में। इससे आप ये तो याद ही रखना है, पूरा खंड भी याद रखना है। इसमें आर्टिकल 124 खंड 4 में न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया का जिक्र किया गया है। जनरली महाभियोग शब्द यूज कर दिया जाता है, बट ऐसा वहां महाभियोग यहाँ नहीं होता है, बट यूज कर लिया जाता है। सबसे पहले न्यायाधीशों को हटाने के आधार क्या है, तो 2 आधार है। क्या है, पहला है प्रूव्ड मिसबिहेवियर, यानी कि सिद्ध कदाचार। इसका मतलब क्या है कि वो गलत आचरण, उसको भ्रष्टाचार किया हो, उस पर गलत आचरण लगा हो और वो साबित हो जाए, तो इस आधार पर न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। दूसरा क्या आधार है, अक्षमता, इनकैपेसिटी, यानी कि शारीरिक या मानसिक रूप से कार्य करने में यदि वो असमर्थ हो जाता है, तो इस अवस्था में न्यायाधीश को हटा दिया जाता है। तो पहला हम लोग क्या देखेंगे, आधार। न्यायाधीश को हटाने का पहला क्या है, सिद्ध कदाचार, अक्षमता। याद रखिए, सिद्ध कदाचार और अक्षमता, सिद्ध कदाचार और या क्षमता। फिर क्या है, न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के तहत, क्या है, न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के तहत बताया गया है अन्य प्रावधान, अन्य प्रक्रिया कैसे कैसे किया जाता है। तो न्यायाधीश को, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने का जो प्रस्ताव लाया जाता है वो किसी भी सदन में ला सकते हैं, और मिनिमम सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, प्रस्ताव किसी भी सदन में ला सकते हैं, जहां पर लोकसभा में 100 सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए और राज्यसभा में 50 सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए। 100 और 50, लोकसभा में 100 सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए और राज्यसभा में 50 सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए। फिर दूसरा क्या है, अध्यक्ष या सभापति का निर्णय क्या होता है इसमें, यदि आप प्रस्ताव को संसद में पेश कर दिए, लोकसभा में 100 सदस्यों और राज्यसभा में 50 सदस्यों के अनुसमर्थन के साथ, तो एक प्रस्ताव जाता है संबंधित, जैसे कि अगर आप लोकसभा में पेश किया तो वहां पे अध्यक्ष, अगर राज्यसभा में पेश किया तो वहां पे सभापति का निर्णय क्या होता है, सभापति इसे स्वीकार भी कर सकता है या तो इसे खारिज भी कर सकता है, वो उन पे डिपेंड करता है। यदि पीठासीन अधिकारी, अध्यक्ष या सभापति प्रस्ताव को एक्सेप्ट कर लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं, उसके बाद संसदीय जांच समिति का गठन किया जाता है, जहां पर 3 सदस्य होते हैं। कितना, 3 सदस्य। एक होते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी कि या अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश, पहला हो गया। दूसरा, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। तीसरा, राष्ट्रपति के नजर में कोई प्रतिष्ठित विधिवेता, यानी कि जो कानूनी विशेषज्ञ हो। तो जब संसदीय जांच समिति का गठन किया जाता है, वहां पर जिस न्यायाधीश को हटाने का प्रावधान होता है, उनको अधिकार होता है कि अपना विचार रख सकते हैं, अपना वकील रख सकते हैं। देख लें चौथा प्रोसेस, पहला आधार। दूसरा, न्यायाधीश जांच अधिनियम के तहत क्या प्रावधान है। दूसरा में क्या है, प्रस्ताव पेश किया जाएगा संसद में, लोकसभा में 100 और राज्यसभा में 50 लोगों का समर्थन। उसके बाद प्रस्ताव को संसद में पेश किया जाता है, जैसे कि अध्यक्ष मुख्य का निर्णय होता है। अगर अध्यक्ष या सभापति उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं तो संसदीय जांच समिति बनता है, जिसमें से 3 सदस्य होते हैं। एक होते हैं सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश या वरिष्ठतम न्यायाधीश, एक होता है हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, या होता है एक होता है राष्ट्रपति की नजर में जो प्रतिष्ठित विधिवेता होता है। उसके बाद क्या होता है, रिपोर्ट को अगर दोषी पाया गया, अगर रिपोर्ट में दोषी पाया गया तो सदन में बहस स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद चर्चा के बाद विशेष बहुमत से, स्पेशल मेजोरिटी से
प्रस्ताव को पारित किया जाता है। विशेष बहुमत से प्रस्ताव को पारित किया जाता है। विशेष बहुमत मतलब कुल सदस्य संख्या का बहुमत, यानी कि जितना भी टोटल मेंबर है उसका बहुमत होना चाहिए 50% से ज्यादा, और उस टाइम उपस्थित जितना थे और जितना लोग मतदान किए उसका 2/3 बहुमत होना चाहिए। कितना? उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत होना चाहिए। प्रस्ताव एक ही सत्र में दोनों सदनों से पारित होना अनिवार्य है। जिस टाइम सत्र चल रहा हो उसी सत्र में दोनों सदन से पारित होना अनिवार्य है। एक नहीं कि एक सत्र अब स्टार्ट हुआ, दूसरा सत्र जब हुआ तब मतलब स्वीकार करें, वैसा नहीं, एक ही सत्र में प्रस्ताव को स्वीकार करना अनिवार्य है। फिर क्या है, राष्ट्रपति की अंतिम मंजूरी हो जाती है। फिर राष्ट्रपति आधिकारिक आदेश जारी करके सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटा देते हैं, बर्खास्त कर देते हैं। अभी तक एक बार भी नहीं हुआ। पहली बार लाया गया था जस्टिस वी रामास्वामी के खिलाफ 1993 में, जिसमें से कांग्रेस ने मतदान नहीं किया था, जिसके कारण यह रद्द हो गया था। और दूसरा आया था 2018 में जस्टिस दीपक मिश्रा के खिलाफ। तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के क्या क्या योग्यता है, आर्टिकल 124 खंड 3 में बताया गया। भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा बताइए, 5 साल तक न्यायाधीश रहा हो, किसी भी हाई कोर्ट में 5 साल तक न्यायाधीश रहा हो। तीसरा क्या है, किसी भी हाई कोर्ट में 10 साल तक वकालत किया हो। चौथा क्या है, राष्ट्रपति की नजर में प्रतिष्ठित विधिवेत्ता हो। तो आगे बताइए, जो भारत का न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया कौन से आर्टिकल में दिया गया है, आर्टिकल 124 खंड 4। आर्टिकल 124 खंड 4। तो आधार क्या है, आधार क्या है, जब वो काम करने में असमर्थ हो या फिर मिसबिहेवियर उस पर लगा हो, अक्षमता लगा हो, या काम करने में वो असमर्थ हो। तो इसको फिर दूसरा प्रस्ताव में, दूसरा में क्या होता है, पहला क्या था, सिद्ध कदाचार, दूसरा क्या था, अक्षमता, यानी कि शारीरिक या मानसिक रूप से काम करने में असमर्थ हो। तो फिर क्या होता है, न्यायिक जांच अधिनियम बैठता है 1968 के तहत। क्या बैठता है, न्यायिक जांच अधिनियम 1968 के तहत। तो आगे हम लोग देखते हैं। फिर संसद को तो बताइए कि जो न्यायाधीश को हटाने के लिए कौन से बहुमत से प्रस्ताव पारित होना चाहिए, तो विशेष बहुमत। विशेष बहुमत मतलब कुल सदस्यों को 50% से अधिक और उपस्थित और मतदान करने वाले को 2/3 से अधिक। तो न्यायाधीश को हटाने के लिए प्रस्ताव केवल लोकसभा में पेश किया जाता है? नहीं, दोनों सदनों में कहीं भी प्रस्ताव को पेश कर सकते हैं। तो मुख्य न्यायाधीश को मतलब कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने के लिए कितना प्रस्ताव, कितने सदस्यों का मिनिमम हस्ताक्षर होने चाहिए, तो लोकसभा में 100 और राज्यसभा में 50। संसदीय जांच अधिनियम में जो समिति बैठता है उसमें कितना सदस्य होता है, 3। कौन कौन होता है, एक सीजीआई या वरिष्ठतम न्यायाधीश, हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, और एक राष्ट्रपति के नजर में जो कानूनी विशेषज्ञ होगा। तो हम लोग यहाँ तक देख लें पूरा डिटेल से, अच्छे तरीके से। अब आगे हम लोग देखते हैं, आर्टिकल 124(5) में क्या है कि संसद को जांच नियम बनाने की शक्ति है। इसी के तहत न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 आया था। संसद को अधिकार है जांच करने की, नियम बनाने की, और इसी के तहत न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 आया था। 6 में क्या है, शपथ। 6 में क्या है, शपथ। राष्ट्रपति के समक्ष या नामित व्यक्ति के समक्ष तीसरी अनुसूची के तहत शपथ दिलाया जाता है। जो सर्वोच्च यानी कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश किसके समक्ष शपथ लेते हैं, तो राष्ट्रपति के समक्ष, या राष्ट्रपति के द्वारा अन्य किसी नामित व्यक्ति के समक्ष शपथ लेते हैं, जो तीसरी अनुसूची में उल्लेखित है। एक सौ 125 आर्टिकल 125 1 2 हम लोग देखते हैं। आर्टिकल 125 1 में क्या है, वेतन, जो सर्वोच्च न्यायालय का वेतन है, क्या, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का जो वेतन है वो संसद कानून बनाकर तय करेगी। जब तक संसद कानून बनाकर नहीं तय करती है तब तक दूसरी अनुसूची में निर्दिष्ट वेतन भत्ते दिया जाता है। क्या है, आर्टिकल 125 में बताया गया है कि न्यायाधीशों को वेतन संसद कानून बनाकर तय करेगी। अगर जब तक संसद कानून नहीं बना लेती है तब तक दूसरी अनुसूची के तहत निर्दिष्ट वेतन भत्ते दिया जाता है।
और ये वेतन भत्ते भारत के संचित निधि पर भारित होता है। 54 अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1986 में। संसद वेतन बढ़ा सकती है, इसमें बताया गया कि संसद को अधिकार है कि वेतन वो बढ़ा सकती है। फिर क्या है, न्यायाधीशों का विशेषाधिकार क्या है, सरकारी आवास मिलता है, सुरक्षा मिलता है, गाड़ियां मिलता है। सरकारी आवास, सुरक्षा, गाड़ियां। भत्ते क्या है, यात्रा भत्ता मिलता है, चिकित्सा भत्ता मिलता है, छुट्टियां मिलता है, पेंशन। कार्यकाल के दौरान इनके वेतन भत्ते में कटौती नहीं की जाएगी। ये सब क्या है, उनका विशेषाधिकार है। जो वेतन है भारत के संचित निधि पर भारित है। और अभी जो वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश को वेतन मिलता है 2,80,000 और अन्य न्यायाधीश को 2,50,000। पेंशन का कितना मिलता है, वेतन का 50%, यानी कि वेतन का आधा पेंशन मिलता है। तो ये चीज हम लोग देख रहे हैं। आर्टिकल 126, 127, 128, ये आर्टिकल याद रखना जरूरी है। तीनों आर्टिकल याद रखना जरूरी है। इसमें स्टार लगा रहे हैं, उसे याद रखना जरूरी है। आर्टिकल 126 में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस, अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करेंगे, राष्ट्रपति महोदय। कब करेंगे, जब सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का पद खाली हो, या वो अनुपस्थित हो, अब्सेंट हो, या कार्य करने में असमर्थ हो। 3 अवस्था में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। कब किया जाता है, जब सीजीआई का पद खाली हो, या सीजीआई अनुपस्थित हो, या सीजीआई काम करने में असमर्थ हो। तो इस अवस्था में राष्ट्रपति के द्वारा कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कर दी जाती है। एक कब तक जारी रहता है, जब तक कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि सीजीआई अपना अस्थायी रूप से पद ग्रहण ना कर ले। अस्थायी रूप से जब तक वो पद ग्रहण नहीं करते हैं तब तक इनको रखा जाएगा। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, ध्यान रखिएगा। फिर है एडहॉक जजेस के बारे में। क्या है, तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, तो तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश के द्वारा किसी हाईकोर्ट के न्यायाधीश को किया जाता है। तो तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति सीजीआई के द्वारा किया जाता है। कब किया जाता है, जब जजों की गणपूर्ति पूरी ना हो पाती है। जब जितना मिनिमम चाहिए उतना अगर गणपूर्ति नहीं हो पाती है, कोरम पूरा नहीं हो पाता है, तो भारत का जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो किसी हाई कोर्ट के न्यायाधीश को नियुक्त कर सकता है एडहॉक जजेस के रूप में। वो करेंगे राष्ट्रपति के पूर्व सहमति से और संबंधित हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से जो नियुक्ति करेंगे वो राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से करना होगा और वहां के जो संबंधित हाई कोर्ट है उससे परामर्श लेना होगा। तो इसकी योग्यता क्या होनी चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की योग्यता रखता हो तभी उन्हें नियुक्त किया जाएगा, अन्यथा नहीं किया जाएगा। इसकी शक्तियां क्या है, जो सुप्रीम कोर्ट के अन्य जजों को मिलता है वही शक्तियां इनको भी प्राप्त होगी। किन्हें, तदर्थ न्यायाधीशों को। फिर क्या है, सेवानिवृत्ति न्यायाधीशों की उपस्थिति, यानी कि सेवानिवृत्त जो रिटायर्ड जज है उसे सीजीआई के द्वारा आमंत्रित किया जाता है सदन में, न्यायालय में बैठने के लिए। तो जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश होते हैं कहाँ से होते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट से भी हो सकते हैं, वो हाई कोर्ट से भी हो सकते हैं। उनको कौन बुलाएगा, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजीआई के द्वारा राष्ट्रपति के पूर्व सहमति से। उनको वेतन भत्ते राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित किया जाएगा। किस अवस्था में बुलाया जाता है रिटायर्ड जज को, जब विशेष परिस्थितियां हो, जब अधिक विधेयक लंबित हो, जब न्यायालय में अधिक विधेयक लंबित हो, अधिक काम हो, अधिक बोझ हो, उस अवस्था में सीजीआई के द्वारा राष्ट्रपति के परामर्श से सेवानिवृत्त यानी कि रिटायर्ड जज की नियुक्ति किया जाता है। आर्टिकल 128। आर्टिकल 126 कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश के बारे में। एडहॉक जज 127 और सेवानिवृत्त जज 128, 26, 27, 28। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश 126, एडहॉक जज 127 और सेवानिवृत्त रिटायर्ड जज 128। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति साहब करते हैं। कब करते हैं, जब सीजीआई का पद खाली हो, अनुपस्थित हो, समर्थ हो। कब तक रहता है, जब तक सीजीआई ज्वाइन नहीं कर लेता है। एडहॉक जज की नियुक्ति और सेवानिवृत्त जज की नियुक्ति सीजीआई के द्वारा राष्ट्रपति के अनुसमर्थन के साथ।
एडहॉक जज की नियुक्ति करते समय संबंधित राज्य के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेना होगा। ठीक है, बात बाकी वही है। इसे एडहॉक जज को कब किया जाता है नियुक्त, जब गणपूर्ति पूरा ना हो, और सेवानिवृत्ति को कब किया जाता है, जब अधिक काम हो विशेष परिस्थितियों में। तो ये चीज तीनों को ध्यान रखना बहुत अच्छे से। आर्टिकल 129 सुप्रीम कोर्ट का अभिलेख न्यायालय के बारे में बताया गया। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, इसका मतलब क्या है, सुप्रीम कोर्ट के जितना भी निर्णय है, जितना भी काम है, उसे सारा रिकॉर्ड करके सुरक्षित रखा जाता है, वही क्या, अभिलेख न्यायालय। सुप्रीम कोर्ट के पास खुद की अवमानना, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए किसी भी व्यक्ति को दंडित करने का अधिकार है। आर्टिकल 129 में बताया गया है सुप्रीम कोर्ट के अभिलेख न्यायालय के रूप में सुप्रीम कोर्ट के पास खुद की अवमानना के लिए किसी भी व्यक्ति को दंडित कर सकता है। फिर क्या, आर्टिकल 130 में बताया गया सुप्रीम कोर्ट का स्थान। क्या, आर्टिकल 130 में बताया गया सुप्रीम कोर्ट का स्थान कहाँ पे है, दिल्ली। कहाँ है, दिल्ली। सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति के पूर्व स्वीकृति से, राष्ट्रपति के पूर्व स्वीकृति से अन्य स्थानों पर भी सुप्रीम कोर्ट के बैठकें आयोजित कर सकता है। क्या है, राष्ट्रपति के पूर्व स्वीकृति से अन्य स्थानों पर भी ले आते हम लोग। आर्टिकल 130 में बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट का स्थान कहाँ होगा, तो वर्तमान में कहाँ है, दिल्ली में। दिल्ली से क्या अलग जगह हो सकता है, तो हाँ हो सकता है। कौन करेंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि मुख्य न्यायाधीश। कैसे करेंगे, राष्ट्रपति के पूर्व स्वीकृति से अन्य स्थानों पर भी सुप्रीम कोर्ट के बैठ के आयोजित कर सकता है। कौन, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक, ये सब आर्टिकल नहीं ध्यान रहते बट कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर ये सवाल बन जाए स्टेटमेंट के रूप में, क्या भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है दिल्ली, उसे अन्य स्थानों में स्थानांतरित किया जा सकता है या नहीं, तो किया जा सकता है। अगर लिख दिया जाए कि राष्ट्रपति के द्वारा किया जा सकता है या संसद के द्वारा किया जा सकता है, तो नहीं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा किया जा सकता है राष्ट्रपति के पूर्व स्वीकृति से। अब हम लोग देखते हैं सुप्रीम कोर्ट के मूल क्षेत्राधिकार, ओरिजिनल जरिस्टिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। क्या है, यहाँ पे सीधी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में किया जा सकता है। जैसे कौन सा मामला, जहां पे हम लोग सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार है, केंद्र और राज्य का विवाद हो, सेंट्रल स्टेट विवाद हो, तब हम सीधे सुनवाई कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट का ये मूल क्षेत्राधिकार है। फिर दो राज्य सरकारों के बीच का विवाद हो, एक राज्य सरकार, दो राज्य सरकार के बीच का विवाद हो, तब हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं आर्टिकल 131 के तहत। केंद्र और राज्य एक साइड हो और एक राज्य अलग हो, तब पर भी सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट का ये मूल क्षेत्राधिकार, उस मामले को सीधे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। अगर दो राज्यों के बीच नदी जल विवाद हो, तो वो सब मामला सुप्रीम कोर्ट जाएगा। फिर क्या है, आर्टिकल 132 में बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के पास हाई कोर्ट के फैसलों के खिलाफ अपील सुनने की शक्ति है। संविधान से जुड़ा मामला हो, यदि संविधान से जुड़ा मामला हो, तो सुप्रीम कोर्ट के पास हाई कोर्ट के फैसलों के खिलाफ अपील सुनने की शक्ति है सुप्रीम कोर्ट के पास। आर्टिकल 133 में, इसको सुनते जाइएगा, सिविल यानी कि दीवानी मामलों में हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में, क्या है, सिविल या दीवानी मामलों में हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का अधिकार। सिविल मामलों में हाई कोर्ट के जो फैसला होता है उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का अधिकार है। कौन से विषय में, जैसे जमीन से रिलेटेड हो, व्यापार से रिलेटेड हो, पैसा से रिलेटेड हो, विवाद आदि मामला हो, तो कब जा सकते हैं हम लोग, जब हाई कोर्ट या प्रमाणित कर दे कि महत्वपूर्ण विषय हो या देश से जुड़ा मुद्दा हो, या हाई कोर्ट के नजर में लगे कि सुप्रीम कोर्ट के लिए यह मामला उपयुक्त है, तब सुप्रीम कोर्ट
में हम लोग अपील कर सकते हैं। जब हाई कोर्ट को ऐसा लगे तब, जब बहुत महत्वपूर्ण विषय हो या देश से जुड़ा मुद्दा हो या हाई कोर्ट के नज़र में ऐसा लगे कि सुप्रीम कोर्ट के लिए मामला भेजना चाहिए, तो आर्टिकल 133 में सिविल मामलों में हाई कोर्ट के फैसलों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। फिर आपराधिक मामलों में अगर करना हो तो ये दोनों आर्टिकल याद रखिएगा, ये दोनों। आपराधिक मामलों में हाई कोर्ट के फैसलों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का अधिकार आर्टिकल 134 में कब कर सकते हैं? जब हाई कोर्ट मृत्यु दंड सुनाया हो या हाई कोर्ट को लगा कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए, तब। आर्टिकल 136 में बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के पास शक्ति है कि वे किसी भी अदालत के फैसलों की जांच अपने पास ले सकती है। सुप्रीम कोर्ट के पास यह शक्ति है कि वे किसी भी अदालत के फैसले की जांच अपने पास ले सकती है। चलिए इसको सुन लीजिए ध्यान से, आर्टिकल याद नहीं रखना ये। आर्टिकल 137, सुप्रीम कोर्ट अपने ही फैसले की समीक्षा कर सकती है, इसको याद रखिए। आर्टिकल 137 में बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट अपने ही फैसलों की समीक्षा कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट के शक्तियों अधिकारों को संसद कानून बनाकर बढ़ा सकती है। सुप्रीम कोर्ट की अगर शक्ति बढ़ाना हो, अधिकार बढ़ाना हो, तो संसद के पास अधिकार है कि वो कानून बना करके बढ़ा सकती है। 139 में क्या है? संसद को यह शक्ति है कि वह सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 32 के तहत रीट के अलावा अन्य मामलों में भी रीट जारी करने का अधिकार दे सकता है। संसद कानून बना करके सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 32 के तहत जो रीट जारी करने का अधिकार है 5, उसे उसके अलावा भी अन्य मामलों में भी अधिकार दे सकता है। ये संसद कानून बना करके सुप्रीम कोर्ट को सौंप सकता है। फिर आर्टिकल 140 में है कि कोर्ट का जो काम है आसान बनाने के लिए संसद अतिरिक्त सहायक शक्तियां दे सकता है। कोर्ट का काम आसान बनाने के लिए संसद अतिरिक्त सहायक शक्तियां दे सकता है सुप्रीम कोर्ट को। 148 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला सभी अदालतों के लिए बाध्यकारी होगा। ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 141, सुप्रीम कोर्ट का फैसला सभी अदालतों के लिए बाध्यकारी है। फिर ये आर्टिकल मोस्ट इंपॉर्टेंट, 5 स्टार। आर्टिकल 143 में बताया गया है कि राष्ट्रपति को सलाह देने की शक्ति के बारे में बताया गया है। राष्ट्रपति किसी भी 2 पॉइंट में याद रखना, 1 पॉइंट और 2 पॉइंट, इसको ध्यान से सुनिएगा। राष्ट्रपति किसी भी सार्वजनिक महत्व पर सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकती है। क्या हम बोले? एक वर्ड है सार्वजनिक महत्व, टर्म को पकड़िएगा। राष्ट्रपति महोदय किसी भी सार्वजनिक महत्व पर सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकती है। अब यहां 2 पॉइंट है, तो इस बीच में क्या शर्त है? सुप्रीम कोर्ट सलाह देने के लिए बाध्य नहीं होते हैं। किस मामले में? जब सार्वजनिक मामला हो। और राष्ट्रपति भी सुप्रीम कोर्ट का सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है, यानी कि एक दूसरे का सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है। बस सिंपल से वर्ड में, यदि राष्ट्रपति किसी भी सार्वजनिक महत्व के विषय पर सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगते हैं तो दोनों एक दूसरे के सलाह को मानने के लिए बाध्यकारी नहीं है। जैसे कि हुआ था अयोध्या मामले केस में, राष्ट्रपति ने मांगे थे तो सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया था। फिर दूसरा क्या है? अगर संविधान लागू होने से पहले का विषय पर अगर चर्चा करना हो, उस पर अगर कोई जानकारी हासिल करना हो राष्ट्रपति को, तो वो अगर सलाह मांगते हैं सुप्रीम कोर्ट से, तो सुप्रीम कोर्ट को सलाह देने के लिए बाध्य है। बट राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट की सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है। अब इसका निचोड़ निकाला जाता है कि आर्टिकल 143 में राष्ट्रपति के द्वारा जो सलाह मांगा जाता है सुप्रीम कोर्ट से, वो कोई भी स्थिति हो, दोनों स्थिति में राष्ट्रपति महोदय को सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, उनके मर्जी पर डिपेंड करेगा। बट अगर संविधान लागू होने से पूर्व का मामला हो, राष्ट्रपति महोदय उस विषय पर अगर सलाह मांगते हैं सुप्रीम कोर्ट से, तो सुप्रीम कोर्ट सलाह देने के लिए बाध्य है। अगर सार्वजनिक महत्व का मामला हो, तब सुप्रीम कोर्ट सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है। बस ऐसा टर्म। आगे हम लोग देखते हैं।
आर्टिकल 146 में बताया गया सुप्रीम कोर्ट के अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति कौन करेगा। सुप्रीम कोर्ट में जो अधिकारी है उसका नियुक्ति और कौन करेगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। उसका वेतन भत्ते पेंशन कौन तय करेगा, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया राष्ट्रपति की मंजूरी से, यानी कि राष्ट्रपति की मंजूरी आवश्यक होता है। तो आर्टिकल 146 में बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के अन्य जो अधिकारी कर्मचारी हैं उसकी नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश करेंगे और उनका जो वेतन भत्ते पेंशन होगा वो भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा तय किया जाएगा, बट राष्ट्रपति की मंजूरी आवश्यक है। आगे हम लोग देखते हैं, ये तो करंट अफेयर वाला नोट करवा देते हैं, नहीं देखना। चलिए आगे हम लोग अब फाइनली सुप्रीम कोर्ट हम लोग कंप्लीट किए। अब आते हैं हम लोग उच्च न्यायालय हाई कोर्ट के बारे में। उच्च न्यायालय जो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश का सर्वोच्च कानूनी निकाय है। तो भाग 6 में आर्टिकल 214 से लेकर के 232 तक जिक्र किया गया है। 214 में बताया गया है कि हर राज्य के लिए एक हाई कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय होगा। राज्य का सर्वोच्च न्यायालय क्या होगा, जो हाई कोर्ट है वो राज्य का सर्वोच्च न्यायालय है। राज्य में नागरिक, आपराधिक और संवैधानिक मामलों का निपटारा करेगा। इसका काम क्या है, आर्टिकल 214 में बताया गया है कि हर राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा और ये राज्य का सर्वोच्च न्यायालय होता है। इसका काम क्या है, ये राज्य में नागरिक सिविल मामला हो, आपराधिक क्रिमिनल मामला हो या संवैधानिक मामला हो, उसके निपटारा करेगा। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड अभिलेख न्यायालय आर्टिकल 215 में बताया गया, वही कि अपना जो बयान है उसको रिकॉर्ड करके सुरक्षित रखेंगे। आर्टिकल 216 में बताया गया कि हाई कोर्ट का गठन एक मुख्य न्यायाधीश होगा और अन्य न्यायाधीश होगा। न्यायाधीशों की संख्या राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती है। इसके द्वारा, राष्ट्रपति महोदय के द्वारा। हाई कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों की जो संख्या है वो राष्ट्रपति महोदय समय समय पर निर्धारित करते हैं। अब ये आर्टिकल याद रखना जरूरी है, उधर नहीं याद रखिएगा चलेगा। उसमें आर्टिकल 124 याद रखना है और जो हाईलाइट किया उसे इसमें 217 याद रखना है। क्या है, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति हम लोग स्टार्टिंग में भी डिस्कस कर लिए, फिर भी यहाँ पर एक बार कर लेते हैं। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस संबंधित राज्य के मुख्य न्यायाधीश और राज्यपाल के परामर्श से। देखिएगा ध्यान से, नियुक्ति कौन करेंगे, राष्ट्रपति के द्वारा, और 3 लोगों के परामर्श से। कौन, एक जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भारत के मुख्य न्यायाधीश, दूसरा व्यक्ति कौन होंगे, जिस संबंधित राज्य के, जिस राज्य के हाई कोर्ट का नियुक्ति करेंगे उस राज्य से संबंधित जो मुख्य न्यायाधीश होंगे उनसे करेंगे। तीसरा कौन होगा, वहां के संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श करेंगे। 3 व्यक्तियों से परामर्श के बाद राष्ट्रपति महोदय के द्वारा हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कर दी जाती है। इनका जो कार्यकाल है वो 62 साल के उम्र तक, 62 साल के उम्र तक, और जो है सुप्रीम कोर्ट में क्या था 65 साल के उम्र तक कार्यकाल। अगर ये त्याग पत्र अपना देना चाहते हैं तो किनको देंगे, राष्ट्रपति महोदय को। वहां पर भी क्या था, राष्ट्रपति महोदय को। पद रिक्ति कब होता है इनका, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की पद रिक्ति कब होता है, जब वह सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हो जाते हैं। कब, जब वह सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हो जाते हैं या किसी अन्य न्यायालय में उनको ट्रांसफर कर दिया जाता है। एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में यदि उसे ट्रांसफर कर दिया जाता है तो उनकी उस हाई कोर्ट में पद रिक्त हो जाती है। और जब उसे सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाता है तो उनका हाई कोर्ट में पद रिक्त हो जाता है। ये है 62 त्याग पत्र राष्ट्रपति को। इनकी योग्यताएं क्या है, भारत का नागरिक होना चाहिए, 10 साल तक न्यायिक अनुभव होना चाहिए और हाई कोर्ट में 10 साल तक अधिवक्ता रहा हो। क्या है, हाई कोर्ट में 10 साल तक अधिवक्ता रहा हो। तो इसी के तरह थोड़ा सुप्रीम कोर्ट में आते हैं हम लोग। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की क्या योग्यता था, भारत का नागरिक होना चाहिए, पहला भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, किसी भी हाई कोर्ट में 5 साल तक न्यायाधीश रहा हो। तीसरा क्या था, किसी भी हाई कोर्ट में 10 साल तक वकालत किया हो। चौथा क्या था,
राष्ट्रपति के नजर में वो प्रतिष्ठित विधिवेता हो, यानी कानून का जानकार हो, विशेषज्ञ हो। 4 हम लोग वहां देखें। 3 यहाँ है, भारत का नागरिक, 10 साल तक न्यायिक अनुभव और हाई कोर्ट में 10 साल तक वकालत किया हो। पद से हटाया जाता है, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के जैसा हटाया जाता है इनको भी पद से। पूरा डिटेल हम लोग एक्सप्लेन किए थे पद से हटाने की प्रक्रिया को, तो उसे भूलना नहीं है। अगर भूल रहे हैं तो दोबारा से वीडियो को रिवाइज कीजिए 2 के स्पीड में। फिर हम लोग देखते हैं 219 में शपथ प्रतिज्ञान। जो हाई कोर्ट का न्यायाधीश है वो शपथ प्रतिज्ञान राज्यपाल के समक्ष लेते हैं, या फिर राज्यपाल के द्वारा जो नामित व्यक्ति है उनके द्वारा शपथ दिलाया जाता है हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को। और तीसरी अनुसूची में निर्दिष्ट का शपथ लेते हैं। फिर क्या है, आर्टिकल 220 में बताया गया है कि अस्थाई न्यायाधीश रहने के बाद वकालत पर प्रतिबंध है। इसका मतलब क्या है, कोई व्यक्ति अगर अस्थाई न्यायाधीश के रूप में काम किया है, अस्थाई न्यायाधीश के रूप में काम किया है, तो वह भारत के किसी भी निचली अदालत या प्राधिकरण या ट्रिब्यूनल में वकालत नहीं कर सकता है। क्या है कि कोई भी व्यक्ति अगर अस्थाई न्यायाधीश के रूप में, परमानेंट जज के रूप में अगर वो काम किया है, तो भारत के निचली अदालत में या प्राधिकरण में वकालत नहीं कर सकता है। तो कहां कर सकता है वो, सर्वोच्च न्यायालय में कर सकता है। ठीक है, अगर वो हाई कोर्ट में अस्थाई न्यायाधीश के रूप में है तो निचली अदालत में नहीं कर सकता, वकालत नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट में कर सकता है, हाई कोर्ट में भी कर सकता है जब वह अस्थाई न्यायाधीश ना रहो। यदि वह अस्थाई न्यायाधीश नहीं रहता है तो हाई कोर्ट में भी क्या कर सकता है, वकालत कर सकता है। अगर वो अस्थाई न्यायाधीश, ये टर्म को पकड़ना, अगर वो अस्थाई न्यायाधीश है तो नहीं कर सकता है। आर्टिकल 221 में बताया गया है वेतन भत्ते पेंशन। वेतन भत्ते पेंशन संसद के द्वारा तय किया जाता है। यदि संसद कानून नहीं बना पाता है जब तक कानून नहीं बना पाता है तब तक दूसरी अनुसूची में निर्दिष्ट वेतन भत्ते दिया जाता है, जो भारत के संचित निधि पर भारित होता है। एक टर्म है, इनको कार्यकाल के दौरान कटौती नहीं की जा सकती है। अब यहाँ पे जो फोकस करने वाली बात है कि हाई कोर्ट का जो न्यायाधीश है उसका वेतन और भत्ता राज्य के संचित निधि से दिया जाता है। कहां से, राज्य के संचित निधि से। और जो पेंशन है, पेंशन उनको वो कहां से दिया जाता है, भारत के संचित निधि से। ऐसा क्यों होता है, तो जब वेतन भत्ता कब मिलता है, जब वो वर्तमान में वो अस्थायी रूप से कार्यरत होते हैं। तो वेतन भत्ता राज्य के संचित निधि से क्यों दिया जाता है, जैसे कि वो यूपी में नियुक्त है या बिहार में नियुक्त है या एमपी में नियुक्त है, तो संबंधित राज्य का जो संचित निधि है वहीं से दिया जाएगा। क्यों पेंशन भारत के संचित निधि से दिया जाता है, क्योंकि ये केंद्र सरकार के कर्मचारी है, सेंट्रल में है। तो पेंशन अगर यूपी से रिटायर हुए तो यूपी से नहीं मिलेगा ना, क्योंकि इनका ट्रांसफर भी होते रहता है, कभी यूपी कभी एमपी कभी उत्तराखंड, कहीं भी ट्रांसफर किया जा सकता है। तो इसलिए पेंशन जो मिलता है वो भारत के संचित निधि से दिया जाता है। न्यायाधीशों का स्थानांतरण राष्ट्रपति के द्वारा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के परामर्श से किया जाता है। हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का अगर स्थानांतरण करना है तो कौन करेगा, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा, भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से। किसके, भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति के द्वारा हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का स्थानांतरण किया जाता है एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में। कौन करते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा। उल्टा नहीं पकड़ना है, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है सीजीआई के परामर्श से, ना कि सीजीआई के द्वारा किया जाता है राष्ट्रपति के परामर्श से। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। आगे हम लोग देखते हैं। अब ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरह से हम लोग आर्टिकल 126, आर्टिकल 127 और आर्टिकल 128, 126 कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश, 127 एडहॉक जज तदर्थ न्यायाधीश और 127 सेवानिवृत्त न्यायाधीश हम लोग याद किए, जो 126, 27, 28। उसी तर्ज पर यहां भी याद रखना है 223, 223, 224 और 224। ठीक, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करेगा, तो राष्ट्रपति साहब। वहां पर भी कौन, राष्ट्रपति महोदय। कब करेंगे, जब हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो जाए,
वो अनुपस्थित हो जाए या कर्तव्यों के अपने कर्तव्यों को करने में असमर्थ हो, पद रिक्ति, अनुपस्थिति या अपने कर्तव्यों को पालन करने में असमर्थ हो, इस अवस्था में राष्ट्रपति के द्वारा कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर दिया जाता है। यही प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 126 के तहत होता है। अतिरिक्त कार्यवाहक न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करेंगे? राष्ट्रपति साहब। कब कब किया जाता है? जब न्यायालय में अधिक काम होने लगे। अधिक काम होने पर, यही चीज हम लोग आर्टिकल 127 में पढ़े थे। जब अधिक काम या विशेष परिस्थिति उत्पन्न हो जाए, जब काम का बोझ बढ़ जाए, तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट में क्या किया जाता था? तो वहां पे किया जाता है सेवानिवृत्त न्यायाधीश का नियुक्ति। अब यहाँ क्या है? आर्टिकल 224A में बताया गया है सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति, रिटायर्ड जजों की नियुक्ति हाई कोर्ट में जो किया जाता है, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा किया जाता है। और कहां से किया जाएगा? हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से सेवानिवृत्त न्यायाधीश को नियुक्त किया जाता है। कहीं से भी, हाई कोर्ट से भी, सुप्रीम कोर्ट से जो नियुक्ति किया जाएगा वो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश करेंगे। तो राज्यपाल के परामर्श से, किसके परामर्श से? राज्यपाल के परामर्श से। ये चीज कहां पे था? वहां पे आर्टिकल 128 में था, सेवानिवृत्त न्यायाधीश के बारे में। कौन करते थे? तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करते थे। किससे परामर्श करके? भारत राष्ट्रपति के परामर्श से और संबंधित राज्यों के नहीं, केवल भारत के राष्ट्रपति के परामर्श से वहां करते थे। 223 कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश, 224 अतिरिक्त कार्यवाहक न्यायाधीशों की नियुक्ति और सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति आर्टिकल 224A में नियुक्ति हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। और ये सब दोनों का नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा, कार्यवाहक हो अतिरिक्त कार्यवाहक हो, तो इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा। कार्यकाल इसका 2 साल होता है। आगे हम लोग देखते हैं 226 में रीट जारी करने की शक्ति दिया है। 5 तरह का रीट है: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा। आप लोग बताइए, बंदी प्रत्यक्षीकरण किसके खिलाफ जारी किया जाता है? किसके खिलाफ? दोनों के खिलाफ, सरकारी और निजी। परमादेश, बंदोबस्त किसके खिलाफ? केवल सरकारी निकाय के खिलाफ। प्रतिषेध और उत्प्रेषण ये सब अर्धन्यायिक या न्यायिक संस्थाओं के खिलाफ। अधिकार परीक्षा जो कार्यकारी, मतलब कि जो जॉब में सरकारी कर्मचारी के खिलाफ, जो पद पर आसीन है उसे। तो हम लोग इस आर्टिकल 32 में पूरा डिटेल से एक्सप्लेन किए थे। फिर क्या? आर्टिकल 229 अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश करेंगे, हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। वहां पे देखे तो कौन कर रहा है? सीजीआई। इनका जो वेतन, भत्ता, पेंशन है वो राज्य के संचित निधि से दिया जाता है। ये पेंशन वर्ग को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का पेंशन भारत के संचित निधि से और वेतन भत्ता राज्य के संचित निधि से। बट अधिकारियों और कर्मचारियों का जो वेतन भत्ता पेंशन है वो सब राज्य के संचित निधि से दिया जाता है। यदि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही हाईकोर्ट बनाना है तो आर्टिकल 231 में जिक्र है। 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा इसे जोड़ा गया था, बताया गया था। और 232 में जो 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा हटा दिया गया, यह था पूर्व में जैसे कि रियासतों के प्रशासनिक और नियमों से संबंधित प्रावधान था, जो अभी हट गया। तो आगे हम लोग देखते हैं हाई कोर्ट के क्षेत्राधिकार और शक्तियों के बारे में। हाई कोर्ट के क्षेत्राधिकार और शक्तियों के बारे में, हाई कोर्ट के क्या क्या शक्तियां हैं उसके बारे में। मूल क्षेत्राधिकार क्या है? फंडामेंटल राइट का संरक्षण होता है। सिविल मामलों, संसद या राज्य विधानमंडल के निर्वाचन का विवाद हो, वो सब देखेंगे, इसके मूल क्षेत्राधिकार में आता है। राजस्व संबंधित मामला हो, इनका अधिकार में आता है। संविधान के व्याख्या से जुड़े मामला हो, जिसे अधीनस्थ न्यायालय स्थानांतरित किया हो, तो ये सब मामला हाईकोर्ट के मूल क्षेत्राधिकार में आता है। रीट क्या है? रीट क्षेत्राधिकार आर्टिकल 226 में है। सुप्रीम कोर्ट के जो रीट क्षेत्राधिकार है उससे व्यापक है। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल जो है आर्टिकल 32 में बताया गया है केवल फंडामेंटल राइट के हनन पर जा सकते हैं। और यहाँ पर क्या है? फंडामेंटल राइट के हनन के साथ साथ अन्य मामलों में भी ये हाईकोर्ट रीट जारी कर सकता है। फिर अपीलीय क्षेत्राधिकार क्या है? दीवानी मामला, सिविल अपील क्या है? कि अधीनस्थ न्यायालय के दीवानी फैसलों के खिलाफ अपील करना। तो अपीलीय क्षेत्राधिकार में दीवानी मामला और आपराधिक मामला दोनों है। अधीनस्थ न्यायालय के दीवानी फैसलों के खिलाफ अपील कर सकते हैं हम लोग हाईकोर्ट में। फिर क्या है? क्रिमिनल अपील, आपराधिक मामला
यानी कि सत्र न्यायालय द्वारा दी गई सजा जैसे कि मृत्यु दंड के खिलाफ हम लोग अपील कर सकते हैं। कहाँ पे? हाई कोर्ट में। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा दीवानी फैसलों के खिलाफ अपील कर सकते हैं हाई कोर्ट में, और सत्र न्यायालय द्वारा जो दिया गया मृत्यु दंड के खिलाफ हम लोग अपील कर सकते हैं सीधे हाई कोर्ट में। फिर अभिलेख न्यायालय आर्टिकल 215 में, ये भी इसका क्षेत्राधिकार है। न्यायिक समीक्षा की शक्ति है, कोई भी कानून को जांच सकता है। फिर क्या? अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण, आर्टिकल 2 है, अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण कर सकता है हाईकोर्ट, करता है। अब बचा लास्ट अधीनस्थ न्यायालय, सबऑर्डिनेट कोर्ट। भाग 6 में है आर्टिकल 233 से 237 तक। किसमें? भाग 6 में आर्टिकल 233 से 237 तक। भाग 6 में एक चीज और था, हाई कोर्ट, आर्टिकल 214 से आर्टिकल 232 तक। भाग 5 में क्या था? सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 124 से आर्टिकल 147 तक। चलिए ठीक है। जिला और तहसील स्तर पर काम करती है अधीनस्थ न्यायालय, जिला और तहसील स्तर पर काम करती है। सबसे निचली अदालत है, हाई कोर्ट के अधीन रहती है। इसका उद्देश्य क्या है? जमीनी स्तर पर दीवानी और आपराधिक विवादों को सुलझाना, जमीनी स्तर पर दीवानी और सिविल और क्रिमिनल मामलों को सुलझाना। अब ये स्ट्रक्चर को याद रखना है, ठीक है। जिला स्तर पर अधीनस्थ न्यायालय को 3 भागों में बांटा गया है। जिला स्तर पर सबऑर्डिनेट कोर्ट को 3 पार्ट में बांटा गया है। एक है सिविल न्यायालय, सिविल कोर्ट, दूसरा है आपराधिक न्यायालय, क्रिमिनल कोर्ट, तीसरा है रेवेन्यू कोर्ट, राजस्व न्यायालय। सिविल न्यायालय में क्या है? संबंधित क्या इसमें? संबंधी अनुबंध, विवाह, धन, ये सब मामला है। क्या है? विवाह वगैरह ये सब जो मामला है वो क्रिमिनल सिविल कोर्ट में देखा जाता है। इसमें 3 भाग है। सबसे ऊपर है जिला न्यायाधीश का न्यायालय, बोलते हैं क्या बोलते हैं? दीवानी न्यायालय का हायरार्की है। सबसे ऊपर जिला न्यायाधीश का न्यायालय। जिला में दीवानी न्यायालय का सर्वोच्च न्यायालय है। जिला में दीवानी न्यायालय का सर्वोच्च न्यायालय क्या है? जिला न्यायाधीश का न्यायालय। फिर दूसरा क्या है? उसके नीचे अधीनस्थ न्यायाधीश का न्यायालय, अधीनस्थ न्यायाधीश का न्यायालय, वो जिला न्यायालय के नीचे है। फिर क्या है? मुंसिफ का न्यायालय। पहला क्या है? जिला न्यायाधीश का न्यायालय, अधीनस्थ न्यायाधीश का न्यायालय, उसके नीचे है मुंसिफ का न्यायालय, सबसे निचली स्तर है मुंसिफ का न्यायालय। फिर है आपराधिक न्यायालय, इसमें चोरी, हत्या, मारपीट आदि मामले को देखा जाता है। क्या इसमें? पहला जो ऊपर सबसे ऊपर है सेशन कोर्ट, सत्र न्यायालय, ये आपराधिक मामलों की बड़ी अदालत है। आपराधिक मामलों का सबसे बड़ी अदालत सेशन कोर्ट बोलते हैं। सेशन कोर्ट में आपराधिक मामलों को देखा जाता है। इसकी सुनवाई जिला न्यायाधीश करता है। कौन? जिला न्यायाधीश, जिसे सत्र न्यायाधीश भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे? सत्र न्यायाधीश भी। फिर उसके नीचे है मुख्य न्यायाधीश मजिस्ट्रेट, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, यानी कि चीफ जस्टिस मजिस्ट्रेट। एक गंभीर आपराधिक मामलों को देखता है मुख्य न्यायाधीश न्यायिक मजिस्ट्रेट। फिर है उसके नीचे न्यायिक मजिस्ट्रेट, चीफ मजिस्ट्रेट, ये छोटे अपराधों की देखरेख करता है। छोटे अपराध हुआ तो न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास जाना है, और उससे थोड़ा गंभीर अपराध हुआ तो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के साथ जाना है। और सबसे बड़ा जो मामला का सुनवाई करता है उस सत्र न्यायालय, सेशन कोर्ट, उसके सुनवाई जिला न्यायाधीश या सत्र न्यायाधीश करता है। फिर क्या है? रेवेन्यू कोर्ट, इसमें भूमि संबंधित विवाद हो तो रेवेन्यू कोर्ट जाना है, कृषि संबंधित विवाद हो तो यहाँ जाना है, कर से रिलेटेड विवाद हो तो राजस्व न्यायालय जाना है। इसमें इसे राजस्व बोर्ड, रेवेन्यू बोर्ड की अदालत भी कहते हैं, कलेक्टर की अदालत कहते हैं, और तहसीलदार की अदालत भी कहते हैं। फिर क्या है कि जिला न्यायाधीश की जो नियुक्ति की जाती है वो राज्यपाल के द्वारा किया जाता है, वो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद। जिला न्यायाधीश का जो नियुक्ति होता है वो राज्यपाल के द्वारा किया जाता है हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद। और अन्य अधिकारियों, क्या है? अन्य अधिकारियों की जो नियुक्ति की जाती है वो राज्य लोक सेवा आयोग, पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा, और हाई कोर्ट के परीक्षा के द्वारा, हाई कोर्ट जो परीक्षा लेती है या स्टेट पीसीएस के एग्जाम के द्वारा अन्य अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है। फिर क्या है? जिला न्यायाधीश, डिस्ट्रिक्ट जज के बारे में क्या है? यह जिला का सर्वोच्च न्यायिक अधिकारी होता है। जिला का सर्वोच्च न्यायिक अधिकारी कौन होता है? जिला न्यायाधीश।
ये जिला न्यायालय का प्रमुख होता है। क्या होता है? जिला न्यायालय का प्रमुख होता है। जब ये दीवानी यानी कि सिविल मामला देखता है तो इसे जिला न्यायाधीश कहते हैं। जब ये आपराधिक मामला देखता है तो इसे सत्र न्यायाधीश कहते हैं। जब ये सिविल मामला देखता है तो इसे जिला न्यायालय कहते हैं, जिला न्यायाधीश यानी कि डिस्ट्रिक्ट जज बोलते हैं। जब ये क्रिमिनल मामला देखता है यानी कि आपराधिक मामला देखता है तो इसे सेशन जज यानी कि सत्र न्यायाधीश कहते हैं। आपराधिक में सेशन जज, दीवानी में जिला न्यायाधीश, दीवानी में जिला न्यायाधीश, आपराधिक में सेशन जज कहते हैं। इसकी नियुक्ति राज्यपाल करते हैं हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद। इसकी योग्यता क्या है? 7 साल तक अधिवक्ता रहा हो और हाईकोर्ट के द्वारा नियुक्त करने की सिफारिश की हो। यदि हाईकोर्ट नियुक्त की सिफारिश करती है तो जिला न्यायाधीश की नियुक्ति की जा सकती है, या फिर 7 साल तक कहीं अधिवक्ता रहा हो। इसकी योग्यता है कोई भी सजा सुना सकता है। मृत्यु दंड के लिए, अगर मृत्यु दंड भी सुना सकता है, उसके लिए हाईकोर्ट से पुष्टि कराना आवश्यक है। जिला न्यायाधीश का पदानुक्रम क्या है? उसके नीचे सबसे ऊपर है अपर जिला न्यायाधीश, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज। ये क्या करता है? जिला न्यायाधीश के कार्यभार के लिए नियुक्त किया जाता है। जिला न्यायाधीश के कार्यभार के लिए नियुक्त किया जाता है। इसके नीचे क्या है? मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। ये आपराधिक मामलों को देखता है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आपराधिक मामलों को देखता है, क्रिमिनल मामलों को देखता है। फिर क्या है? सिविल जज। इसके नीचे क्या है? सिविल जज, अपर जिला न्यायाधीश, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सिविल जज। ये दीवानी मामलों को देखता है। क्या देखता है? ये दीवानी मामलों को देखता है। तो जिला न्यायाधीश जिला का सर्वोच्च न्यायिक अधिकारी है, जिला न्यायालय का प्रमुख होता है। जब ये दीवानी मामला देखता है तो इसे जिला न्यायाधीश कहते हैं। जब ये आपराधिक मामला देखता है तो इसे सेशन जज कहते हैं। इसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा किया जाता है हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के परामर्श के बाद। फिर इसकी योग्यता 7 साल अधिवक्ता रहा हो या हाई कोर्ट के द्वारा नियुक्ति की सिफारिश की हो। कोई भी सजा सुना सकता है। अगर मृत्यु दंड सुनाना हो तो हाई कोर्ट से पुष्टि करनी होगी। इसका हायरार्की देखते हैं तो सबसे ऊपर अपर जिला न्यायाधीश, उसके नीचे मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, उसके नीचे सिविल जज। सिविल जज सिविल मामला देखता है, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रिमिनल मामला देखता है, अपर जिला न्यायाधीश के जो अन्य कार्यभार है उसे देखता है। तो आगे हम लोग देख लें पूरा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, अभी बहुत सारा पार्ट आएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए और रिवीजन करते चलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलिए तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए आप लोग। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर हम लोग कल